हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरह का मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड होता है ये पैंक्रियाज, जिसमें दो तरह के डक्ट पाए जाते हैं। एक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है जिसमें से डाइजेस्टिव जूस या पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में जाकर छोड़ा जाता है। इसके साथ साथ एक एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है जो सम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूस को ड्यूडेनम में जाकर छोड़ती है। आइए अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। पैंक्रियाज इज एन इलोंगेटेड ऑर्गन। पैंक्रियाज एक लंबा अंग या लंबी ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन तकरीबन 60 ग्राम होता है। यह पेरिटोनियम के पीछे एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में उदर गुहा में मौजूद होता है। ये जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो है ट्रांसवर्स पाया जाता है पेरिटोनियम के पीछे। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए ब्रॉड हेड। इसमें जो सबसे पहला भाग होता है वो हेड कहलाता है, जो अत्यधिक चौड़ा होता है। दूसरा भाग बॉडी होता है और तीसरा भाग जो है टेल कहलाता है। द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। जो पैंक्रियाज का हेड होता है वो ड्यूडेनम की कॉन्केविटी में पाया जाता है। द बॉडी बिहाइंड द स्टमक एंड टेल, और इसकी जो बॉडी होती है वो स्टमक के पीछे पाई जाती है। और इसका आखिरी सकरा भाग जिसको टेल कहते हैं वह ये है बॉडी जो कि स्टमक के पीछे पाई जाती है। और टेल की बात करें तो इसका जो टेल या सकरा भाग जो है वो लेफ्ट किडनी के सामने प्लीहा तक फैला हुआ रहता है, स्प्लीन तक फैला हुआ रहता है। आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। द पैंक्रियाज इज ए डबल फंक्शन ऑर्गन कंटेनिंग बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन सेल्स। पैंक्रियाज डबल फंक्शन करने वाला ऑर्गन होता है, अर्थात ये मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कार्य को करता है। इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की कोशिकाएं पाई जाती हैं। द पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज विच सर्व एक्सोक्राइन फंक्शन कंप्राइजेस ऑफ सिक्रेटरी एसिनाइन एंड डक्ट सेल्स दैट सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। इसका जो बाह्यस्रावी कार्य है जिसमें बाह्यस्राव करने के लिए स्रावी एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस अर्थात अग्नाशयिक रस को स्रावित करती हैं। द पैंक्रियाटिक जूस इज डिस्चार्ज फ्रॉम एपिक ऑफ द सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट। यह एसिनाई नाम की जो कोशिकाएं होती हैं वो अग्नाशयिक रस को यानी पैंक्रियाटिक जूस को स्रावित करके ये जो है उन स्रावी कोशिकाओं की एपिक से ये पैंक्रियाटिक जूस स्रावित होता है तथा इन सभी स्राव को पैंक्रियाटिक डक्ट में छोड़ा जाता है। द पैंक्रियाटिक जूस पासेस वाया इंटरकलेक्टेड डक्ट और एक्सक्रीटरी डक्ट टू बी कलेक्टेड बाय टू डक्ट्स, डक्ट ऑफ वायरसंग। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, WIRSUNG, ये M नहीं रहेगा यहाँ पे, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एंड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। आइए समझते हैं पिक्चर के जरिए से कि इसमें ये डक्ट के बारे में जो बताया गया है। तो आइए बात करते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी की। यहाँ पर आपको बैगनी रंग की जो डक्ट दिखाई दे रही है पैंक्रियाज के अंदर, जिसको डक्ट ऑफ वायरसंग कहते हैं। It is the single major pancreatic duct formed by joining of a small intercalatic duct। ये जो है पेंक्रियाज के अंदर
सबसे मोटी डक्ट होती है, जो कि बहुत छोटे छोटे इंटरकलेटेड डक्ट और एक्सक्रीटरी डक्ट के मिलने से बनी होती है। द डक्ट ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म द एम्पुला ऑफ वेटर। और पेंक्रियाज के हेड के पास यह कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करते हुए एम्पुला ऑफ वेटर का निर्माण करती है, जो एम्पुला ऑफ वेटर ड्यूडेनल पेपिला के रूप में ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में जाकर खुलता है और उस एम्पुला के चारों तरफ एक स्मूथ मसल्स की इंस्पेक्टर पाई जाती है, जिसे हम इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। अब बात करते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी की। इट इज एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के अलावा यह एक अतिरिक्त डक्ट होती है, जो कि एम्पुला ऑफ वेटर के ठीक 2 सेंटीमीटर ऊपर सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाकर खुलती है। इसके द्वारा भी कुछ मात्रा में जो पेंक्रियाटिक जूस है उसको लाकर ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में छोड़ा जाता है। The endocrine pancreas is in the form of numerous rounded collection of cells that are embedded within the exocrine part. जो पेंक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट होता है, यानी कि अंतःस्रावी भाग होता है, वह बाह्यस्रावी अंगों के या बाह्यस्रावी कोशिकाओं के बीच बीच में स्थित रहता है। These collection of cells are called the pancreatic islets or the islets of Langerhans. इस प्रकार के बाह्यस्रावी कोशिकाओं के बीच बीच में पाए जाने वाले अंतःस्रावी अंग को हम पेंक्रियाटिक आइसलेट्स या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये लैंगरहैंस की कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि पहला अल्फा सेल या ए सेल, जो कि ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। बीटा सेल या बी सेल, जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और डेल्टा सेल या डी सेल, जो कि गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों तरह के पार्ट को बताया गया है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के पार्ट को। यहाँ पर एसिनर सेल के गुच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ 3 हैं, इस तरफ 3 हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा जो है पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट किया जाता है, जो कि इस एसिनाई के ल्यूमेन में छोड़ा जाता है और वह पेंक्रियाटिक जूस जो है इंटरकलेटेड डक्ट और एक्सक्रीटरी डक्ट से होते हुए मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में चली जाती है। वैसे ही यहाँ इस प्रकार बाईं तरफ भी आप देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर 3 एसिनाई हैं जिसके द्वारा जो है पेंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन किया जाता है। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि इन एक्सोक्राइन पार्ट के बीच में आपको बड़ी कोशिका का समूह दिखाई दे रहा है। इसको हिमेटॉक्सिलिन और इयोसिन से अभिरंजित करने पर ये कोशिकाएं हमको अलग अलग रंगों में दिखाई देती हैं। बीटा सेल या बी सेल, ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, जिसके द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा अल्फा सेल, बीटा सेल के बाद जो ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं वो कोशिकाएं हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागॉन का निर्माण होता है। और तीसरा सबसे कम संख्या में पाए जाने वाली जो सेल है वो है डेल्टा सेल, जो आपको हरे कलर की दिख रही है। इसके द्वारा जो है गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। इन तीनों हार्मोन को डायरेक्ट बिना किसी डक्ट के ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ दिया जाता है, इसलिए यह एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। आइए अब बात करते हैं एक एक हार्मोन की। सबसे पहले ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक्ट्स मोस्टली ऑन द लीवर एंड एडिपोज टिश्यू वेयर इट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ इंसुलिन। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत और एडिपोज टिश्यू में एक्ट करता है, जो कि इंसुलिन के बिल्कुल विपरीत रहता है। पहला इसका काम है स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। Glucagon increase the breakdown of liver glycogen to glucose, producing a rapid rise in the blood glucose. Glucagon मुख्य रूप से
यकृत में उपस्थित जो संचित रूप में ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागोन प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टेट, पाइरुवेट, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स, प्रोड्यूसिंग ए स्लोअर बट मोर सस्टेन्ड राइज इन द ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकागोन का दूसरा काम है कि वह लीवर में ही उपस्थित लैक्टेट, पाइरुवेट, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड अर्थात नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे ब्लड में धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को अर्थात जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है उससे ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ग्लूकागोन इज ए पावरफुल लाइपोलाइटिक एजेंट। ग्लूकागोन वसा को पाचन करने वाला एक मुख्य अभिकर्मक होता है, विच रिलीज फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनटू द सर्कुलेशन, जो कि वसा का पाचन करके मुक्त वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को रक्त परिसंचरण में मुक्त करता है। इन द लीवर एक्सेस ऑफ फ्री फैटी एसिड आर कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडी। लीवर के अंतर्गत इस फ्री फैटी एसिड को पाचन करते हुए कीटोन बॉडी का निर्माण किया जाता है। यह कीटोन बॉडी एसीटो एसिटिक एसिड, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का बना हुआ रहता है, जिसमें एसीटोन तो हमारे फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है निश्वसन के दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान, जबकि बाकी दो प्रोडक्ट जैसे कि एसीटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ये दोनों को हमारे मसल्स के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है एज ए एनर्जी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉजेस रिलीज ऑफ ग्लूकोज। इन तीनों बिंदुओं से हमको ये पता चलता है कि इन तीनों बिंदुओं के आधार पर ग्लूकागोन जो है ग्लूकोज को रिलीज करने का काम करता है। इसके साथ साथ अमीनो एसिड एंड फ्री फैटी एसिड इनटू द सर्कुलेशन। इसके साथ ही ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्री फैटी एसिड जो है हमारे रक्त परिसंचरण में आ जाते हैं। देयरफॉर ग्लूकागोन इज कैटाबॉलिक इन एक्शन। इस प्रकार से ग्लूकागोन जो होता है एक तरह से कैटाबॉलिक एक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप जो है जो छोटे अणु होते हैं, जो पाचन के बाद बनने वाले जो भोज्य पदार्थ के छोटे अणु होते हैं, वो ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं और इसको हम हार्मोन ऑफ रिलीज, एनर्जी रिलीज कहते हैं, यानी कि एनर्जी रिलीज करने वाला हार्मोन भी इसे हम कहते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन के एक्ट को हम तीन तरह से देखेंगे। इसका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका असर देखेंगे, फैट के मेटाबॉलिज्म में किस प्रकार से काम करता है और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंसुलिन के कारण जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो है ग्लूकोज आसानी से इंटर कर जाती है, ये सबसे पहला काम है। दूसरा, हमारे कौन कौन से ऐसे शरीर हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्लूकोज को इंटर करने में, तो वो है ब्रेन, किडनी, ट्यूब्यूल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और आरबीसी। तीसरा, इंसुलिन प्रोड्यूसेस हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के कारण हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। यह किस प्रकार से वसा में एक्ट करता है? इंसुलिन प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड इन मसल्स। इंसुलिन के द्वारा हमारी मांसपेशियों में फ्री फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड को सिंथेसिस किया जाता है। साथ ही साथ इसका मसल्स के अलावा एडिपोज टिश्यू और लीवर में भी। इंसुलिन कैन इंक्रीज द अपटेक ऑफ कीटोन बॉडी इन द मसल्स। इंसुलिन के कारण जो है हमारे मांसपेशियों के द्वारा कीटोन बॉडीज का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन के ऊपर क्या मेटाबॉलिज्म में किस तरह से ये एक्ट करता है? इंसुलिन प्रमोट्स अमीनो एसिड अपटेक। इंसुलिन के द्वारा हमारे बॉडी को अमीनो एसिड अपटेक करने में सहायता मिलती है, मुख्य रूप से मांसपेशियों में। इट डिक्रीजेस प्रोटीन ब्रेकडाउन, और यह प्रोटीन के ब्रेकडाउन को डिक्रीज करता है यानी कम करता है। और तीसरा, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली इन मसल्स, और यह हमारे मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है।
अब बात करते हैं तीसरे सेल की, जिसको कहते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल्स और डी सेल्स लाइक अल्फा सेल आर आल्सो पेरिफेरली प्लेस्ड। ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल की भांति ही उपस्थित पाए जाते हैं। डेल्टा सेल आर सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूसिंग सेल। डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है। दे कैन बी फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स। ये जो है न सिर्फ पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स में बल्कि स्टमक और इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। द डेल्टा सेल्स प्रोबेबली प्रोड्यूस द हार्मोन्स गैस्ट्रिन एंड सोमेटोस्टेटिन। जैसे कि हमने बात किया कि यह जो है सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन बाय अल्फा सेल एंड दैट ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल। ये सोमेटोस्टेटिन के द्वारा अल्फा और बीटा सेल के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं उनको इनहिबिट करने का भी काम किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस में पेंक्रियाटिक जूस लगभग दिन भर में 1200 से 1500 ml जो है सिक्रीट किया जाता है, जो कि एक तरह का ट्रांसपेरेंट और रंगहीन द्रव्य होता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1010 टू 1018 होती है। पीएच जो होता है इसका वो 7.2 और से लेकर 8.4 होता है, बहुत ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। मार्कडली एल्कलाइन ड्यू टू द हाई बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। अब इसमें बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन अत्यधिक होने के कारण ही ये बहुत ज़्यादा एल्कलाई होता है। दस पेंक्रियाटिक जूस along with alkali bile neutralize the gastric acid and help in raising the pH of duodenal content। अब पेंक्रियाज में उपस्थित इस बाइकार्बोनेट के साथ में जो पेंक्रियाटिक जूस है ये बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट से आ रहे भोज्य पदार्थों में जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है उसके यह पीएच को बढ़ाने का काम करता है। गैस्ट्रिक कंटेंट में जो पीएच होता है फूड मटेरियल का तकरीबन 2 या 3 होता है, तो उसके पीएच को बढ़ाकर ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यह जो है पेंक्रियाटिक जूस एल्कलाइन बाइल के साथ मिलकर गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसमें कुछ कैटायन और एनायन भी पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, और एनायन भी होते हैं बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, सल्फेट, हाइड्रोजन, फॉस्फेट वगैरह। अब बात करते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम्स ऑफ पेंक्रियाटिक जूस की। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि पहला है पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। ये जो है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा है पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये जो है वसा के चयापचय में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ये वसा को विघटित करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के निर्माण में बहुत सहायता करता है। इट एक्टिविटी इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय बाइल साल्ट, और इसकी एक्टिविटी बाइल साल्ट के कारण जो बाइल में पाया जाता है उसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेंक्रियाटिक जूस में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं। दीज आर पावरफुल प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम इन द पेंक्रियाटिक जूस एंड आर सिक्रेटेड बाय इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है प्रोटीन को जो है प्रोटीन का पाचन करती हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं जो कि सबसे पहले पेंक्रियाज से इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, लेकिन ये ट्रिप्सिन जो है आंतों से निकलने वाले इंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन की मदद से ट्रिप्सिन में बदल जाते हैं। यानी कि मेनली जो है इंटेरोकाइनेज का ही जो है इसका काम होता है। आंतों से निकलने वाले एंजाइम्स की सहायता से इंटेरोकाइनेज से ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाते हैं और ट्रिप्सिन फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। उसी प्रकार से काइमोट्रिप्सिन भी होता है, जो कि ट्रिप्सिन की उपस्थिति में ट्रिप्सिन से रिएक्ट करके काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है, जो कि प्रोटीन को छोटे छोटे प्रोटीन का डाइजेशन करके छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक भी है, एंड को मैंने एन लाइन लगाया है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बहुत जगह एंड में ही गलती हुई है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
It is all about the pancreas. Thank you.